नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 121 आभासी दुनिया की प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अद्यतन। अगले दिन सोफिया 3 खूबसूरत महिलाओं के साथ हवेली में आई। आदित्य को उन्हें देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। सोफिया दरअसल उन महिला हस्तियों को लेकर आई थी जिनसे उनकी कुछ दिन पहले दोस्ती हुई थी। गुड मॉर्निंग बॉस, अब मैं आपके लिए काम करना शुरू कर सकती हूँ। सोफिया ने एक शरारती मुस्कान के साथ उनका अभिवादन किया। यह अच्छा है कि तुम यहाँ हो। आदित्य ने उसे देखकर मुस्कुराया। फिर उसने अपनी नज़र तीनों मशहूर हस्तियों की ओर घुमाई। सुप्रभात देवियों, सुप्रभात श्री सक्सेना, आप लोग पहले अंदर आ जाए। आदित्य ने उन्हें हवेली के अंदर आमंत्रित किया। उनके अप्रत्याशित आगमन के कारण उसे पूरी सुबह उनकी मेज़बानी करनी पड़ी। आदित्य ने उनके साथ कई तस्वीरें खींचीं। ये हस्तियां बोल्ड थीं और उनके बारे में जो सोचा जाता था उससे वे बिल्कुल अलग थीं। उन्होंने उन्हें अपने सामाजिक संघर्षों के बारे में बताया। उनमें से एक ने तो उन्हें यह भी बताया कि वह सार्वजनिक रूप से बाहर जाने से डरती है क्योंकि उसके कुछ प्रशंसक इतने पागल हैं कि वे उसका पीछा करते हैं और उसके निजी स्थान पर अतिक्रमण करते हैं। आदित्य को उनके संघर्षों के बारे में बहुत कुछ पता चला। उनकी कहानियां सुनकर वह खुशी से झूम उठा। दोपहर का खाना खाने के बाद मशहूर हस्तियां अपनी टेपिंग की तैयारी के लिए हवेली से बाहर चली गईं। सोफिया उनके साथ नहीं गई क्योंकि उसका शेड्यूल बहुत मुश्किल था। वह फिल्म में सिर्फ एक सहायक किरदार थी और उसे स्क्रीन पर ज्यादा समय नहीं मिला। अगर तुम्हें अपनी नौकरी के बारे में कोई सवाल हो तो जिग्नेश से पूछ लेना, वह तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा, आदित्य ने सोफिया से कहा। ठीक है, सोफिया ने सिर हिलाया। जब वह अपनी 3 मशहूर दोस्तों के साथ हवेली में आई तो उन्होंने बाहर कुछ लोगों को देखा। वे बहुत डरावने लग रहे थे, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि वे लोग अंगरक्षक थे। हालांकि सोफिया को पता था कि कुछ गड़बड़ है। उस समय आदित्य के पास बहुत ज्यादा अधीनस्थ नहीं थे। वह लक्ष्मण वर्मा के बदला लेने की तैयारी कर रहा होगा, उसने मन ही मन सोचा। वह जानती थी कि आदित्य ने अपने परिवार की खातिर लक्ष्मण वर्मा को नाराज किया था। वैसे तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? आदित्य ने अचानक पूछा। ये सुनकर सोफिया ने आह भरी और सिर हिलाया। वह अभी भी कोमा में है। उसे रॉयल टेरिटरी के महल में ले आओ, मैं शायद उसकी मदद कर सकूं। आदित्य सोफिया के पिता को ठीक करने के लिए रीजनरेशन कैप्सूल का इस्तेमाल करना चाहता था। सोफिया ने जब उसकी बातें सुनी तो वह आश्चर्य से उसे देखने लगी। क्या तुम्हारे पास मेरे पिता की मदद करने का कोई तरीका है? आदित्य ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे पिता को लेक व्यू विला तक पहुंचाने के लिए एक टीम भेजूंगा। जब तुम वहां पहुंचोगी तो तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सोफिया अब उसके लोगों में से एक थी, इसलिए वह उसकी यथासंभव मदद करना चाहता था। सोफिया की आंखों में उम्मीद की चमक थी। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। 1 घंटे बाद 3 डॉक्टर हवेली में आए। ये वे डॉक्टर थे जिन्होंने हाल ही में आदित्य को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी। सोफिया, मैं डॉक्टर माहेश्वरी बोल रहा हूँ। लेक व्यू विला में पहुंचने पर वे तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। आदित्य ने उनका परिचय सोफिया से कराया। नमस्ते डॉक्टर माहेश्वरी। नमस्ते डॉक्टर्स, मैं आपकी देखभाल में रहूंगी। सोफिया ने विनम्रता से डॉक्टरों का अभिवादन किया। आदित्य उन्हें हवेली से बाहर ले आया और 5 सैनिकों को उनके साथ चलने को कहा। उसने कुणाल को भी टीम का नेतृत्व करने को कहा। वह व्यक्ति सेना में एक पूर्व अधिकारी था, इसलिए उसे आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम होना चाहिए। 6 सैनिकों के साथ होने के कारण आदित्य को अब उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं रही। आप लोग अपना ख्याल रखना। कुणाल, अगर कुछ हो तो मुझे तुरंत बताना। कुणाल ने सिर हिलाया। आप निश्चिंत रहें बॉस, मैं उन्हें सुरक्षित रूप से लेक व्यू विला तक पहुंचा दूंगा। सोफिया और डॉक्टर बख्तरबंद माजदा CX-90 में सवार हुए। 2 बख्तरबंद टोयोटा एवलॉन उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। आदित्य ने अपनी नज़रों से सबको विदा किया। फिर वह हवेली में वापस गया और वैदेही को पूरी बात बताई। इस समय वैदेही अभी भी लेक व्यू विला में कार्यशाला में थी। वह आभासी दुनिया और आभासी कैप्सूल को बेहतर बनाने में व्यस्त थी। उसके अनुसार वह आभासी दुनिया की कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक अपडेट कर रही थी। वह एक ऐसी प्रणाली पर भी काम कर रही थी जो आभासी दुनिया में समय के प्रवाह को बढ़ाएगी। तुम ऐसा कर सकती हो? आदित्य ये सुनकर दंग रह गया। ये पहले से ही चौंकाने वाला था कि वह आभासी दुनिया बनाने में कामयाब रही। अब वह आभासी दुनिया में समय प्रवाह को बढ़ाने की भी योजना बना रही थी। बेशक, हालांकि आप इसे नहीं समझेंगे, इसलिए मैं इसे समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगी।
हालांकि अगर मैं इस प्रणाली को सफलतापूर्वक बना लेती हूं, तो हम अपने सैनिकों के प्रशिक्षण समय को 3 या 4 गुना बढ़ा सकते हैं। मैं अभी भी समय प्रवाह बढ़ा सकती हूं, लेकिन इससे सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य को अपूरणीय क्षति हो सकती है। वैदेही ने बड़बड़ाते हुए कहा। ओह, आदित्य ये सुनकर उत्साहित हो गया। यदि सिस्टम को सफलतापूर्वक अपडेट किया गया, तो इसका मतलब होगा कि यह मानव जीवन काल को बढ़ा सकता है। आखिरकार, मनुष्य हर दिन 7 घंटे या उससे अधिक सोने में बिताते हैं। यदि वे समय प्रवाह को 4 गुना बढ़ा सकते हैं, तो यह अतिरिक्त 28 घंटे होंगे। आदित्य ने इस बारे में और सवाल पूछे, लेकिन वैदेही ने बेरहमी से कॉल काट दी। अया, उसने फिर से फोन काट दिया। आदित्य ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। वह रहस्यमय ऐप से आज सुबह दावा की गई वस्तु की जांच करने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में गया। यह एक चमकदार नीले पदार्थ से बनी तलवार थी जो हीरे से भी अधिक कठोर थी। तलवार लगभग 5 फीट लंबी और 3 अंगुल की चौड़ाई की थी। इसे एक सुंदर दिखने वाली नीली बेंत में भी बदला जा सकता था। ये बहुत सुविधाजनक है। मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। मैं इसे गंभीर परिस्थितियों में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, आदित्य ने खुद से कहा। उसने आज सुबह ही तलवार का परीक्षण किया था और यह मक्खन की तरह धातु को काट सकती थी। तलवार के विवरण के अनुसार यह एक अराजक दुनिया में एक उन्नत सभ्यता का निर्माण था जो हमेशा युद्ध के अधीन थी। जब उसने यह विवरण पढ़ा तो उसे बहुत डर लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई सभ्यता वास्तव में ऐसे विनाशकारी हथियार बनाने में सक्षम है। आदित्य ने बेंत उठाया और उसे अपने साथ ले आया। वह हथियार निगम की प्रगति देखना चाहता था, लेकिन हवेली से बाहर निकलने से पहले ही उसका फोन बज उठा। अध्याय 122 सब की जांच। इस बार कौन है? आदित्य ने अपना फोन पकड़ा। तो यह मात्सुशिमा मोरो है। उसने फोन करने वाले को देखकर बुदबुदाया। नमस्ते, श्री मतुशिमा मोरो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। नमस्ते, श्री सक्सेना। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमने आपके आदेश के अनुसार पहले ही लगभग 1000 उड़ने वाली कारें बना ली हैं। हम अपने कच्चे माल के लिए एक और आपूर्तिकर्ता भी ढूंढने में कामयाब रहे ताकि हम अपने उत्पादन की मात्रा बढ़ा सकें। हम लगभग 20 दिनों में 5000 उड़ने वाली कारें बनाने में सक्षम हो सकते हैं, मात्सुशिमा मोरो ने उत्साहित स्वर में बताया। ये सुनकर अच्छा लगा। सभी उड़ने वाली कारें महारलिका को भेज दो। मैं तुम्हें बाद में पता भेज दूंगा। आदित्य इन उड़ने वाली कारों का इस्तेमाल तब करेगा जब ज़ॉम्बी वायरस फैलेगा। उस समय सामान्य कारों का इस्तेमाल करना खतरनाक होगा क्योंकि हर जगह ज़ॉम्बी होंगे। वह उड़ने वाली कारों को शक्तिशाली लोगों को भी बेच सकता है और उनसे कुछ संसाधन प्राप्त कर सकता है। मिस्टर सक्सेना, क्या आप चाहते हैं कि हम अपनी उड़ने वाली कारों का अब प्रचार करें? मुझे पूरा भरोसा है कि हम दुनिया के सभी हिस्सों में ये खबर पहुंचा सकते हैं। बस मुझे बताइए। मत्सुशिमा मोरो इस अवसर का उपयोग कंपनी का विस्तार करने के लिए करना चाहते थे, लेकिन आदित्य के शब्दों के बिना वह ऐसा नहीं कर सकते थे। आखिरकार, वह अब कंपनी के बहुसंख्यक शेयरधारक थे और हर कोई उनकी रहस्यमय पहचान से डरता था। कंपनी में कोई भी उनके आदेशों के खिलाफ नहीं जाना चाहता, यहाँ तक कि खुद मत्सुशिमा भी नहीं। आदित्य ने तुरंत मना कर दिया। नहीं, अभी सब कुछ गोपनीय रखो। अभी समय नहीं आया है। मैं जो कहूँ वही करो। ये सुनकर मत्सुशिमा मोरो ने आह भरी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने पहले ही अन्य शेयरधारकों को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी आदित्य का विरोध नहीं करना चाहता था। हाँ, मिस्टर सक्सेना, आदित्य ने फोन काट दिया। फिर उसने जिग्नेश से कैटेंडुएंस में अपने सैनिकों के घरों के निर्माण स्थल के पास एक बड़ा भूखंड खरीदने के लिए कहा। वह मनीला में उड़ने वाली कारों का स्टॉक नहीं करना चाहता था क्योंकि पर्दे के पीछे कई आंखें देख रही थीं। उसके बाद आदित्य अपने हथियारों के उत्पादन की प्रगति की जांच करने के लिए हथियार निगम की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो डिकॉय त्वाजोन उसका स्वागत करने आया। उसने खुद आदित्य को तैयार उत्पादों का निरीक्षण करने के लिए उत्पादन क्षेत्र में ले गया। आदित्य प्रगति से काफी संतुष्ट थे। उन्होंने उदारतापूर्वक सभी कर्मचारियों को एक बड़ा बोनस भी दिया जो उनके 2 महीने के वेतन के बराबर था। डिकॉय त्वाजोन और आर्म्स कॉर्पोरेशन के शीर्ष प्रबंधन को भी उनसे बहुत बड़ा बोनस मिला। इससे सभी लोग उनके ऑर्डर को पूरा करने के लिए उत्सुक हो गए। जाने से पहले डिकॉय त्वाजोन ने अचानक झिझकते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा एक्सटिन 2 दिन में हमसे मिलने आएंगे। वे उन हथियारों की प्रगति की जांच करना चाहते हैं जिनका ऑर्डर उन्होंने दिया है। हमें क्या करना चाहिए? आदित्य ये सुनकर हैरान रह गया। वह 2 दिन में आ रहा है न? आने दो उसे। मैं भी तो देखना चाहता हूं कि वह कैसा इंसान है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। डिकॉय त्वाजोन उसकी बातों से अचंभित रह गया। क्या यह आदमी वाकई सेना से नहीं डरता?
क्या आप मुझे ये बताने में संकोच करेंगे कि आपने उनके लिए क्या तैयारी की है, मिस्टर सक्सेना? अगर उसे नहीं पता होता कि इस मामले से कैसे निपटा जाएगा तो वह शांत नहीं रह पाता। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ फेरा और मुस्कुराया। तुम्हें डी गुज़मैन परिवार के बारे में पता है न? ये सुनकर डिकोय त्वाजोन ने अपना सिर हिलाया। डी गुज़मैन परिवार सेना का सबसे बड़ा प्रायोजक है। रुको, तुम्हारा मतलब है? आदित्य ने हंसते हुए हाथ हिलाया और उसकी तरफ देखा। मैं कंपनी तुम्हारे हाथों में छोड़ देता हूँ। सेना की चिंता मत करो, मैं उनसे निपट लूंगा। डिकोय त्वाजोन ने उसकी आकृति को ध्यान से देखा। क्या मिस्टर सक्सेना का डी गुज़मैन परिवार से कोई संबंध है? आदित्य ने क्षेत्र में स्थित विला में जाकर ये देखने का फैसला किया कि क्या सोफिया के पिता पहले से ही केतन को रीजनरेशन कैप्सूल में ले गए हैं। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। अपनी घड़ी पर समय देखते हुए वह बुदबुदाया। अब तक तो वे विला में पहुंच ही गए होंगे। उसने अपनी गाड़ी की गति बढ़ा दी। देर हो रही थी इसलिए उसे जल्द से जल्द वहां पहुंचना था। दिनेश राणा भले ही मर चुका हो, लेकिन उसके समूह के कुछ सदस्य अभी भी मनीला में बिखरे हुए हैं। सौभाग्य से रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ। वह क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और उसकी कार को माको और अन्य सुरक्षा गार्डों ने रोक लिया। आदित्य ने अपनी खिड़की नीचे की और जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। मिस्टर सक्सेना, उन्होंने जल्दी से उनका अभिवादन किया। अगर हमें पता होता कि यह आप हैं तो हम आपको रोकने की हिम्मत नहीं करते। माको ने माफ़ी मांगते हुए अपने अधीनस्थों को गेट खोलने का संकेत देते हुए कहा। हाँ, मैं आप लोगों के साथ सहयोग करके बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि आप सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही अपना काम कर रहे हैं। आदित्य ने क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उनसे थोड़ी देर बात की। माको और अन्य अनुभवी सैनिक थे, इसलिए कोई भी अपराधी क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसके माता पिता की सुरक्षा के लिए लेक व्यू विला में 20 से अधिक गार्ड भी थे। आगमन पर वह सबसे पहले अपने माता पिता से मिलने गए। वे पिछले कुछ दिनों से होटल का प्रबंधन करना सीख रहे हैं। जैद ने उन्हें अंग्रेजी में बातचीत करना भी सिखाया। जब उन्होंने उनकी प्रगति देखी तो उन्हें बहुत गर्व हुआ। कार्यशाला में जाने से पहले उन्होंने उनसे लगभग 1 घंटे तक बात की। वर्कशॉप के आसपास और भी गार्ड सेक्सनेमिंग कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आदित्य को देखा, उन्होंने उसे सलाम किया। मालिक, आदित्य ने हाथ हिलाकर उनकी ओर देखा। मेरे पीछे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ कार्यशाला देखने आया हूँ। कार्यशाला के बाहर से उसे पहले से ही हथौड़े और वेल्डिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए उसने उन्हें परेशान नहीं किया। वह उस कमरे में चला गया जहां रीजनरेशन कैप्सूल रखा हुआ था और उसने देखा कि सोफिया और अन्य लोग वहां थे। कुणाल, जो सोफिया के समूह को ले जाने के लिए जिम्मेदार था, उसे देखकर चिल्लाया, बॉस, आपको हमें बताना चाहिए था कि आप आ रहे हैं। आदित्य, सोफिया ने अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए उसकी ओर देखा। अध्याय 123 वैदेही को फोर्ब्स पार्क में लाना। आदित्य ने सोफिया को घूरा और मुस्कुराया। फिर उसने इधर उधर देखा और पूछा, मुझे तुम्हारा भाई आसपास नहीं दिख रहा, वह कहाँ है? जब उसने अपने भाई का जिक्र किया तो सोफिया ने नाक से कुड़ी। उसके बारे में बात करना बंद करो। तुम मेरे भाई के व्यक्तित्व के बारे में जानते हो। अगर हम उसे यहाँ ले आए तो तुम जो रहस्य छिपा रहे हो वह दुनिया के सामने आ जाएगा। ये सुनकर आदित्य हंस पड़ा। उसके भाई के व्यक्तित्व को देखते हुए वह लड़का जरूर ऐसा करेगा। अच्छा हुआ कि तुमने बहुत आगे की सोच ली। तुम्हारे पिता कैसे हैं? वे उसे पहले ही चैम्बर के अंदर ले जा चुके हैं। डॉक्टर माहेश्वरी और अन्य लोग उसके महत्वपूर्ण संकेतों की जांच कर रहे हैं। उनके अनुसार मेरे पिता केतन को 5 दिनों में होश में ला देंगे। डॉक्टरों से ये सुनकर सोफिया बहुत खुश हुई, लेकिन वह उस मशीन के बारे में भी उत्सुक हो गई जिसने ये संभव बनाया। आदित्य, मेरे पति की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम पर पहले से ही तुम्हारा बहुत एहसान है। हमें नहीं पता कि हम तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाएंगे। सोफिया की मां फूट फूट कर रोने लगी। पिछले कुछ महीनों से उसके पति का स्वास्थ्य उसकी मुख्य चिंता रही है। उसे लगा कि अब वह उसे फिर कभी जागते हुए नहीं देख पाएगी। आंटी, सोफिया अब मेरी ही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। आदित्य को नहीं पता था कि किसी को कैसे सांत्वना दी जाए, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सोफिया की मां उसकी बातें सुनकर चुपचाप रो पड़ी। सोफिया ने अपनी मां को कसकर गले लगाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। ये देखकर आदित्य ने आह भरी। आप लोग विला में अस्थायी रूप से रह सकते हैं। मुझे अभी कुछ चीजें चेक करनी हैं, इसलिए पहले मैं विदा लेता हूँ। आदित्य वर्कशॉप में वैदेही को ढूंढने गया। उसने देखा कि वह टेबल पर बैठी हुई कंप्यूटर पर कुछ समझ से परे शब्द टाइप कर रही थी।
मानो उसकी मौजूदगी को देखते हुए वैदेही ने अपना काम रोक दिया और अपना सिर थोड़ा घुमाया। मैंने अभी सिस्टम अपडेट का काम पूरा नहीं किया है। मैं शायद कल तक आखिरी चरण पूरा कर लूंगी। सब कुछ पूरा हो जाने पर मैं तुम्हें संदेश भेजूंगी। उसकी आंखें उदासीनता से भरी थीं। उसमें भावना का एक भी निशान नहीं था। वह बारहमासी बर्फ के टुकड़े की तरह थी। आदित्य ने चुपचाप उसकी खूबसूरती की प्रशंसा की। उसने सिर हिलाया और कहा, अपडेट करने के बाद ये जगह छोड़ो और मेरे पास आओ। वैदेही ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह उसकी आंखों में ठंडी निगाहों से देखने लगी। ठीक है, उसने जवाब दिया और फिर अपनी नज़र कंप्यूटर पर घुमा ली। फिर उसने ऐसा अभिनय किया जैसे आदित्य वहां नहीं था और उसने फिर से कोडिंग शुरू कर दी। आदित्य ने कड़वी मुस्कान दी। उसे उसकी शख्सियत को इस तरह बनाने का पछतावा था। वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि वह एक दिन इस बर्फीली सुंदरता को मुस्कुराने पर मजबूर कर सके। आदित्य ज्यादा देर तक नहीं रुका। वह पलटा और चला गया। शाम हो चुकी थी, इसलिए उसने विला में ही सोने का निर्णय लिया। बधाई हो, आपने X2 बॉडी एनहांसिंग सीरम का दावा किया है। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। आदित्य इनाम देखकर मुस्कुराया। मैं दोनों सीरम को कई भागों में पतला कर सकता हूं और अपने माता पिता को उनके शरीर को बेहतर बनाने में मदद कर सकता हूं, उसने खुद से कहा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में उसके माता पिता की सेहत में सुधार हुआ था, लेकिन वे अभी भी बूढ़े हो रहे थे। बॉडी एनहांसिंग सीरम उनकी कोशिकाओं को युवा और वायरस के प्रति अधिक लचीला बनाने में मदद करेगा। आदित्य ने जल्दी से नहा धोकर नए कपड़े पहने। फिर वह नीचे गया और नौकरानियों को निर्देश दिया कि वे उसके माता पिता के खाने में बॉडी एनहांसिंग सीरम का पतला तरल पदार्थ मिला दें। अरे, आज खाना बहुत पौष्टिक लग रहा है। सिर्फ 2 चम्मच खाने से ही मेरा पेट भर गया है, लिडियो ने आश्चर्य से कहा। अनाफ्लोर ने सहमति में अपना सिर हिलाया। इस बीच आदित्य ने बहरे होने का नाटक किया। वह चुपचाप अपने माता पिता को देखते हुए खाना खाता रहा। पौष्टिक भोजन और विटामिन खाने से अब उनका रंग बहुत बेहतर हो गया था। उसकी मां की त्वचा भी गोरी और जवान दिखने लगी थी। उसके चेहरे की झुर्रियां भी फीकी पड़ गई थीं। जहां तक उसके पिता की बात है तो वह अब बहुत मजबूत लग रहे थे। उनके सफ़ेद होते बाल काले हो गए थे, मानो वे अपने बचपन में वापस आ गए हों। अपने माता पिता के साथ नाश्ता करने के बाद वह कार्यशाला की ओर चल पड़ा। उसने देखा कि वैदेही अभी भी कंप्यूटर के सामने बैठी थी। उसने उसका अभिवादन करने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपना काम पूरा करने के बाद ही उसकी तरफ देखा। सिस्टम अपडेट हो गया है, लेकिन मुझे अभी भी इसे वर्चुअल कैप्सूल में इंस्टॉल करना है, उसने बुदबुदाया। कल से लगातार काम करने के बावजूद वह बिल्कुल भी थकी हुई नहीं दिख रही थी। क्या तुमने हमारे कर्मचारियों को यह नहीं सिखाया कि यह कैसे करना है? बस यह उन पर छोड़ दो। तुम्हें मेरे साथ फोर्ब्स पार्क में थोड़ा आराम करने के लिए चलना चाहिए। आदित्य को चिंता थी कि लगातार काम करने से एक दिन उसकी हालत खराब हो सकती है। वैदेही ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया। तुम्हारी चिंताएं अनावश्यक हैं। मैं एक कृत्रिम इंसान हूं, इसलिए मुझे दूसरों की तरह ज्यादा आराम की जरूरत नहीं है, उसने शांति से जवाब दिया। आदित्य ने जब उसका रवैया देखा तो उसके पास अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह एक आदेश है। फोर्ब्स पार्क में मेरे पीछे आओ। वैदेही ने उसे घूरकर देखा और फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है। मुझे कुछ मिनट दीजिए ताकि मैं कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश दे सकूं। आदित्य ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसे वापस लाने के लिए उसे अभी भी बल का प्रयोग करना होगा। आगे बढ़ो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वैदेही ने टेबल पर रखी हार्ड ड्राइव उठाए और कामगारों को निर्देश देने चली गई। वह पिछले 1 महीने से उनके साथ काम कर रही थी और उसने अपने हुनर को उनके सामने साबित कर दिया था। समूह के जिद्दी बूढ़े लोग भी अब उसके कट्टर प्रशंसक बन गए थे। 30 मिनट से ज्यादा समय के बाद वह अपने हाथ में चमड़े का सूटकेस लेकर कार्यशाला से बाहर निकली। आदित्य ने उससे यह नहीं पूछा कि अंदर क्या है। अंदर आ जाओ, उसने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वैदेही शान से आगे की सीट पर बैठ गई। जब हम विला में वापस आएंगे तो तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। कल मैं सभी के लिए एक घोषणा करूंगा। कुछ ऐसा है जो तुम लोगों को सुनना चाहिए, आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। वह उन्हें ज़ॉम्बी वायरस के बारे में बताने की योजना बना रहा था। वे इसके बारे में जानने के बाद उसे कुछ अच्छे सुझाव भी दे सकते हैं। अध्याय 124 अपने विश्वसनीय अधीनस्थों को ज़ॉम्बी वायरस के बारे में सूचित करना। अगले दिन आदित्य ने अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। वे केवल 3 ही थे, काल, वैदेही और करण। काल ने जम्हाई लेते हुए थकी हुई आवाज में पूछा, बॉस, आपने हम तीनों को यहाँ क्यों बुलाया है? उसने केतन को अभी नींद से जगाया ही था कि एक नौकरानी ने उसे बताया कि आदित्य उसे ढूंढ रहा है।
आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे शुरू करे। बोलने से पहले उसने गहरी सांस ली। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लक्ष्मण वर्मा मंजानो हमारा दुश्मन है। हम 1 महीने पहले से ही उसके ड्रग कार्टेल से झगड़ रहे हैं और दिनेश राणा की मौत के बाद हमारा संघर्ष और बढ़ गया है। ये सुनकर काल और अन्य दो ने अपना सिर हिलाया। हालांकि एक और बात है जिससे हमें सावधान रहना होगा। एक प्राचीन सभ्यता हमारे ग्रह पर छिपी हुई है और वे जल्द ही एक ज़ॉम्बी वायरस फैला देंगे, आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। काल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बॉस, आप बस मजाक कर रहे हैं, है न? उसने करण और वैदेही की प्रतिक्रिया जानने के लिए अपने सिर के पीछे खुजलाया। हालांकि आदित्य के अविश्वसनीय शब्दों के बावजूद वे दोनों शांत रहे। आदित्य ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मैं भी चाहता हूं कि यह सच न हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। मुझे नहीं पता कि वे वायरस को कब फैलाएंगे या ये कहां से शुरू होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने हथियारों और विमानों के उत्पादन में बहुत सारा पैसा लगाया है, वैदेही ने शांत स्वर में कहा। आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं, बॉस? करण ने गहरी आवाज में पूछा। आदित्य भौहें सिकोड़ते हुए कुर्सी पर झुक गया। करण, मैं चाहता हूं कि तुम फतेह राठी को इस बारे में सूचित करो। साथ ही उसे शार्क रीफ द्वीपों को सुदृढ़ करने के लिए कहो। डी गुज़मैन परिवार के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी उस क्षेत्र में नहीं जा सकता। करण ने सिर हिलाया। हाँ बॉस। आदित्य ने वैदेही की ओर देखा और कहा, वैदेही, तुम्हारा काम तो हो ही गया। हम अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्चुअल कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे। सैनिकों के प्रशिक्षण की देखरेख के लिए किसी को नियुक्त करो। वैदेही ने बिना किसी भाव के अपना सिर हिलाया। बॉस, मेरा क्या होगा? काल ने उत्सुकता से आदित्य की ओर देखते हुए खुद की ओर इशारा किया। आदित्य ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। तुम मेरे साथ हथियार निगम में आओगे। सेना से कोई वहां होगा, इसलिए हमें अपने मेहमानों का स्वागत करना होगा। काल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे पता था कि उसका बॉस हाल ही में हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहा था। एक बार जब सेना को इस बारे में पता चलेगा तो वे लोग निश्चित रूप से उन्हें विद्रोही मानेंगे। वह थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि उसे पता था कि उसे जल्द ही अपने पूर्व नेताओं का सामना करना पड़ेगा। हम उन्हें अपना उत्पादन बंद नहीं करने दे सकते, आदित्य ने बुदबुदाया। अचानक करण ने सुझाव दिया, हम वायरस को फैलने से क्यों नहीं रोकते? अगर हम वायरस के स्रोत का पता लगा सकें तो हम इसे रोकने में सक्षम हो सकते हैं। ये सुनकर आदित्य की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने इस विचार के बारे में नहीं सोचा था। क्या हमारे पास वायरस के स्रोत को ट्रैक करने का कोई तरीका है? हम ये भी नहीं जानते कि वह प्राचीन सभ्यता कैसी दिखती है। भले ही हम स्थान का सटीक पता लगा लें, क्या हम इसे समय रहते रोक सकते हैं? मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। वैदेही ने ठंडे स्वर में अपना सिर हिलाया। एक प्राचीन सभ्यता जो लोगों की नज़रों से खुद को छिपाने में कामयाब रही, वह इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि कोई निशान न छोड़े? चूंकि वे इंसानों से छिप सकते थे, इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि उनकी तकनीक ज़्यादा उन्नत होगी। हमारे पास वायरस को फैलने से रोकने का कोई तरीका नहीं है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली चिकित्सा विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हम उन्हें वायरस को नष्ट करने का कोई तरीका खोजने के लिए ज़रूरी संसाधन मुहैया कराएंगे। इस योजना को लागू करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जनशक्ति और धन जुटाना होगा। हमें सरकार और सेना की मदद की भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि वे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आदित्य ने उसकी बातों पर अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वैदेही के शब्द बहुत तार्किक थे। इससे उसे अपने ग्रह पर छिपी प्राचीन सभ्यता का भी डर लगा। मैंने पहले ही डी गुज़मैन परिवार और मोंटेफाल्को परिवार के साथ गठबंधन कर लिया है। वे देश के सबसे प्रभावशाली रियल एस्टेट मुगल हैं। उनकी मदद से हम अपनी तैयारियों को तेज करने के लिए और लोगों को इकट्ठा करने में सक्षम हो सकते हैं। वैदेही ने कहा, यदि आप कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं तो ये पर्याप्त होना चाहिए। पूरे देश की सुरक्षा के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यह असंभव है। आदित्य ने सिर हिलाया। मुझे पता है, मैं बस समय आने पर अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि लोग इसे संभव बनाने में मेरी मदद करेंगे। उसके बाद उनकी बैठक समाप्त हो गई। वैदेही और करण अपने काम करने के लिए चले गए, जबकि काल आदित्य को ताज होटल ले गया। आदित्य क्रिजिया को अपने साथ लाना चाहता था। वह लड़की बहुत काबिल थी और इस स्थिति में उसकी प्रतिभा और कौशल का उपयोग न करना दुख की बात होगी। जब वे होटल पहुंचे तो क्रिजिया होटल के शीर्ष प्रबंधन के साथ उनका स्वागत करने आईं। नमस्कार मिस्टर सक्सेना, वह आदित्य की ओर देखकर मुस्कुराए। आप बहुत सुंदर लग रही हैं मिस क्रिजिया। आदित्य ने उसकी तारीफ की। क्रिजिया ने उसकी बात सुनकर ठहाका लगाया।
आइए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ मिस्टर सक्सेना। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आज आपने हमें अपनी उपस्थिति से क्यों सम्मानित किया? आदित्य ने उसकी ओर देखते ही गंभीरता से कहा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। उसके गंभीर चेहरे को देखकर क्रिजिया ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें अपने दफ्तर ले चलती हूँ। उसे आश्चर्य हुआ कि आदित्य किस बारे में बात करना चाहेगा, लेकिन जिस तरह से उसने बात की उससे तो यही लग रहा था कि बात बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्रिजिया ने अप्रासंगिक लोगों को भगा दिया और आदित्य और काल को अपने कार्यालय ले गई। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए मिस्टर सक्सेना, क्रिजिया ने बुदबुदाया। आदित्य ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। वह अपनी सीट पर बैठ गया, जबकि काल उसके पीछे खड़ा था। क्रिजिया काल को पहले से ही जानती थी क्योंकि उसने उसे आदित्य के साथ कई बार देखा था। मिस्टर सक्सेना, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप ताज होटल के जनरल मैनेजर बनना बंद कर दें। आदित्य ने बुदबुदाया। अध्याय 125 नया सहायक कमांडिंग जनरल का आगमन। आदित्य की बात सुनकर क्रिजिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मिस्टर सक्सेना, क्या मैंने कुछ गलत किया? उसकी आवाज़ कांप उठी। आदित्य ने जल्दी से खुद को सुधारा। नहीं, मैं स्पष्ट न होने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मिस क्रिजिया, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायक के रूप में काम करें। यदि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हैं तो आपको ताज होटल के वार्षिक लाभ का 5% मिलेगा। इसके अलावा आपको और भी लाभ और बोनस मिलेंगे। क्रिजिया ने राहत की सांस ली। वह कई सालों से होटल के लिए काम कर रही थी और उसने इसे एशिया में सबसे बेहतरीन होटलों में से एक बनते देखा था। वह इसे छोड़ने के लिए थोड़ी अनिच्छुक थी, लेकिन आदित्य का प्रस्ताव बहुत लुभावना था। होटल के वार्षिक लाभ का 5% लाखों डॉलर में गिना जाता था। लाभ और बोनस का तो जिक्र ही नहीं किया गया, जिसके बारे में उसने स्पष्ट नहीं किया है। उसे अपने युवा बॉस के करीब रहने का अवसर भी मिलेगा, जिसे वह अपना संभावित पति मानती थी। जब उसने पहली बार आदित्य को देखा तो वह उसके साथ गहरा रिश्ता बनाना चाहती थी। वह अमीर और सुंदर था। वह बहुत योग्य भी था क्योंकि उसने अपनी उम्र में कई व्यवसाय चलाए थे। दुर्भाग्य से वह इतनी व्यस्त थी कि उसके पास उससे मिलने का समय भी नहीं था। अगर मैं आपकी सहायक बन जाऊं तो क्या मुझे हर समय आपके साथ रहना होगा? क्रिजिया ने अपने होठों को ऊपर की ओर मोड़ते हुए पूछा। आदित्य केतन के सवाल से हैरान रह गया। फोर्ब्स पार्क में मेरे घर में कई खाली कमरे हैं, तुम चाहो तो वहां रह सकते हो। मैं फोर्ब्स पार्क में एक प्रॉपर्टी खरीदने में भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं, उसने जवाब दिया। क्रिजिया को हर समय उसके साथ रहना पड़ता था। वह उसे अलग अलग मामलों में कुछ सलाह दे सकती थी। हालांकि वह वैदेही जितनी होशियार नहीं थी, लेकिन क्रिजिया की संचार कौशल निश्चित रूप से बेहतर थी। क्रिजिया ने मुस्कुराते हुए अपना सुंदर हाथ आगे बढ़ाया। ऐसी स्थिति में मैं आपकी सहायक बनने को तैयार हूँ। उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। आदित्य ने उससे हाथ मिलाते हुए अपना मुंह साफ किया। आपका स्वागत है मिस क्रिजिया। आपको सम्मानसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर सक्सेना। बस मुझे मेरे नाम से बुलाए। क्रिजिया ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। ठीक है क्रिजिया, कल तुम हमारे साथ किसी से मिलने आओगे। आदित्य को अभी भी उसका नाम लेकर पुकारना अजीब लग रहा था। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्रिजिया ने उत्सुकता से कहा। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा एक्सटन, क्या आपने उनके बारे में सुना है? आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया। क्रिजिया ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या वह महारलिका सशस्त्र बलों का कमांडिंग जनरल नहीं है? हमें उससे क्यों मिलना है? यह इस तरह है। आदित्य को उसे यह बताने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसने उसे हथियारों के उत्पादन और डी गुज़मैन परिवार के साथ अपने गठबंधन के बारे में बताया। क्रिजिया का चेहरा सख्त हो गया। मिस्टर सक्सेना, आप विद्रोह करने की योजना तो नहीं बना रहे हैं, है न? बिल्कुल नहीं, आदित्य ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा। मैं हथियार क्यों बना रहा हूं, ये तो तुम्हें 2-3 महीने में पता चल जाएगा। बस मेरे लिए एक भाषण तैयार कर लो, कहीं वह बूढ़ा जनरल मुझसे कोई संवेदनशील सवाल न पूछे। क्रिजिया ने राहत की सांस ली। ठीक है मिस्टर सक्सेना। आदित्य ने दिन का बाकी समय क्रिजिया के साथ अपने जवाबों का अभ्यास करने में बिताया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कल कमांडिंग जनरल के साथ बातचीत में वह कोई गलती न करे। अगले दिन आदित्य अपने साथ काल समेत 20 गार्ड लेकर हथियार निगम में गया। क्रिजिया उसके बगल में घबराई हुई बैठी थी और वह देख सकता था कि उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। आदित्य ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, शांत रहो, हम सेना से लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ उनसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार देख लेना चाहिए। मुझे पता है कि आपने उन गार्डों को सिर्फ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही लाया है। मुझे बस डर है कि कमांडिंग जनरल इसे गलत समझ लेंगे। क्रिजिया ने चिंतित होकर कहा। यह सच है,
आदित्य ने सहमति में सिर हिलाया। काल ने कहा कि यह बूढ़ा जनरल एक जिद्दी व्यक्ति है और वह हमारे लिए चीजें मुश्किल भी कर सकता है। हालांकि डी गुज़मैन परिवार हमारी बैठक में मौजूद रहेगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा हंगामा करेगा। क्रिजिया ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, काश यह इतना आसान होता। अगर वह राष्ट्रपति को इस बारे में बता देता तो क्या होता? राष्ट्रपति फर्डिनेंड माराकास जूनियर का डी गुज़मैन परिवार से मतभेद रहा है। अगर वह इसमें शामिल हो जाता है तो हमारे पास हथियारों का उत्पादन बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। डी गुज़मैन परिवार ने पिछले राष्ट्रपति चुनावों में फर्डिनेंड माराकास जूनियर का समर्थन नहीं किया था और इससे उनके रिश्ते खराब हो गए थे। ये सुनकर आदित्य की भौहें तन गईं। दरअसल उसने राष्ट्रपति की संलिप्तता को ध्यान में नहीं रखा। ये परेशानी वाली बात होगी। उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा राष्ट्रपति के प्रति पूरी तरह से वफादार नहीं होंगे। इस समय उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। अगर पैसे से कुछ खरीदा जा सकता है तो वह उसका इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेगा, बशर्ते कि इससे उसके काम में मदद मिले। मुझे यह मत बताओ कि तुम उसे पैसे से रिश्वत देने की योजना बना रहे हो। क्रिजिया ने अवाक होकर उसे देखा। आदित्य ने कंधे उचकाए। तुम समझ ही सकते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ यूं ही नहीं लाया। वह हंसा। जल्द ही वे महार्लिका के शस्त्र निगम के कारखाने में पहुंच गए। डिकॉय त्वाज़ोन उनका स्वागत करने आए। नमस्कार मिस्टर सक्सेना, मुझे खुशी है कि आप अब यहाँ हैं। कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि मुझे पता था कि कमांडिंग जनरल आज यहाँ आ रहे हैं। कृपया मेरे साथ मेरे दफ्तर में आएं। मिस्टर ऋषि देशमुख पहले से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। डिकोय ने उन्हें अपने दफ्तर के अंदर बुलाया। आदित्य ने गार्डों को फैक्ट्री के बाहर ही रहने को कहा। वह सिर्फ काल और क्रिजिया को अपने साथ अंदर लाया। जब वे डिकोय के कार्यालय में दाखिल हुए तो आदित्य ने देखा कि ऋषि देशमुख एक कुर्सी पर पैर मोड़कर शांति से बैठे हुए हैं। उन्हें कार्यालय में प्रवेश करते देख रेक्स मुस्कुराया। सुप्रभात मिस्टर सक्सेना। आदित्य ने रेक्स से हाथ मिलाया और उसका अभिवादन किया। आपको फिर से देखकर अच्छा लगा मिस्टर डी गुज़मैन। अपनी सीट पर बैठने से पहले उन्होंने एक दूसरे से नमस्ते नमस्ते की। वैसे ये क्रिजिया रोसालेज है। वह मेरी सहायक है। आदित्य ने क्रिजिया का परिचय रेक्स और डिकॉय से कराया। नमस्कार सज्जनों। क्रिजिया ने विनम्रता से उन पर मुस्कुराया। ओह, ये सोचना कि मिस्टर सक्सेना वास्तव में ताज होटल के प्रसिद्ध जनरल मैनेजर को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं। मैं प्रभावित हूँ। रेक्स क्रिजिया की पहचान जानता था। समूह में इधर उधर की बातें चल रही थीं, तभी एक व्यक्ति कमांडिंग जनरल के आने की सूचना देने आया। सब लोग, लेफ्टिनेंट जनरल आ गए हैं। अध्याय 126 लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा रिपोर्ट सुनकर आदित्य और रेक्स की आंखें सिकुड़ गईं। चलो कमांडिंग जनरल का अभिवादन करते हैं, आदित्य ने कार्यालय से बाहर निकलते हुए कहा। रेक्स ने अपना सिर हिलाया और आदित्य के पीछे चला गया। डिकोय भी पसीना पोंछते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जनरल के आने की बात सुनकर वह थोड़ा घबरा गया। आदित्य ने लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा को टीवी पर तो देखा था, लेकिन उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। हथियार कंपनी के प्रवेश द्वार पर उन्हें एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति दिखाई दिया जिसकी नज़र तेज थी। उसने अपनी सेना की वर्दी पहन रखी थी जिस पर 2 सितारे लगे हुए थे। उसके चेहरे के बाएं हिस्से पर जलने का निशान था जो उसे बचपन में ग्रेनेड विस्फोट के कारण मिला था। महार्लिका में एक बहुत बड़ी विद्रोही सेना थी जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा था। वे पिछले कुछ दशकों में देश के लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे और लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने कई मौकों पर उनके साथ लड़ाई लड़ी थी। उनके साथ लड़ने के बाद से उन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। उनका एकमात्र अफसोस ये था कि विद्रोही सेना के नेता को अब तक पकड़ा नहीं गया था। यह आदमी लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा के चेहरे पर जले हुए निशान के लिए जिम्मेदार था। आदित्य ने जनरल को सलामी दी। नमस्कार कमांडिंग जनरल रिवेरा। काल और डिकॉय ने भी जनरल को सलामी दी। वे पूर्व सैनिक थे और देश के लिए उनके योगदान के लिए वे जनरल का सम्मान करते थे। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने भी उन्हें सलामी दी। जनरल रिवेरा। रेक्स कोई सैन्य आदमी नहीं था, इसलिए उसने केवल उनसे हाथ मिलाया। कमांडिंग जनरल, ये व्यक्ति मिस्टर आदित्य सक्सेना है। वह हथियार निगम का नया मालिक है। डिकोय ने आदित्य का परिचय जनरल से कराया। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ये सुनकर हैरान रह गए। मिस्टर सक्सेना, क्या आप भी सेना से हैं? उन्होंने पूछा। आदित्य की सलामी बहुत ही मानक थी और केवल अच्छे अभ्यास वाले सैनिक ही इसे कर सकते थे। आदित्य ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। मैं सैनिक नहीं हूँ, लेकिन मेरे दादा सैनिक थे। आदित्य के दिवंगत दादा सैनिक थे और वे अधिकारी भी थे। उसकी बातें सुनकर लेफ्टिनेंट जनरल ने उसकी ओर दयापूर्वक देखा। जनरल, आप यात्रा से थक गए होंगे।
कृपया मुझे आपको हमारे कार्यालय में ले जाने की अनुमति दें। हम वहाँ चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आदित्य ने इस तरफ इशारा करते हुए हल्के से अपना सिर नीचे किया। हालांकि वह आमतौर पर बेफिक्र रहता था, लेकिन आदित्य के मन में सैन्य कर्मियों के लिए बहुत सम्मान था। क्रिजिया उसे इस तरह से व्यवहार करते देख हैरान थी। उसने सोचा कि आदित्य पुराने जनरल के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा और रेक्स की पहचान का इस्तेमाल करके उस पर दबाव बनाएगा। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने अपना सिर हिलाया। सच तो यह है कि आदित्य ने ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। उसे तो बस बूढ़े जनरल की छवि के जरिए अपने दादा की याद आ गई थी। कृपया किसी को हमारे मेहमानों के लिए चाय बनाने के लिए बुलाओ। आदित्य ने ऑफिस में प्रवेश करने से पहले डिकॉय से फुसफुसाते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। हाँ मिस्टर सक्सेना। डिकॉय ने सिर हिलाया और काम करने चला गया। कमांडिंग जनरल ने अपनी सीट पर बैठते ही तुरंत अपने आने का कारण बताया। मिस्टर सक्सेना, मैं इस बार यहाँ उन हथियारों की प्रगति के बारे में पूछताछ करने आया हूँ जिन्हें हमने बनाने का आदेश दिया था। जनरल के साथ 3 लोग भी दफ्तर में गए थे। वे भी सेना के उच्च पदस्थ अधिकारी थे। उनमें से एक कर्नल था जबकि बाकी 2 मेजर थे। आदित्य ने यह सुनकर बहुत सोचा। डिकॉय त्वाजोन की रिपोर्ट के अनुसार सेना द्वारा ऑर्डर किए गए हथियार 2 महीने में डिलीवर होने वाले थे। जनरल, सच कहूं तो मुझे लगता है कि आपके हथियारों की डिलीवरी में देरी होगी, आदित्य ने गंभीर स्वर में कहा। जनरल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? सेना के हथियारों को नए हथियारों से बदलने की जरूरत थी। उनके ज्यादातर उपकरण पुराने हो चुके थे और उनमें से कुछ अब इस्तेमाल के लायक नहीं थे। आदित्य ने अपना सिर जनरल के करीब ले जाकर कहा, जनरल, हम हाल ही में एक नए विमान पर शोध कर रहे हैं और हमने इसका प्रोटोटाइप बनाने में बहुत सारी जनशक्ति खर्च की है। अगर हम इसे बना पाते हैं तो महारलिका की सेना काफी मजबूत हो जाएगी। जनरल ने आदित्य को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुमने राष्ट्रपति को इसकी सूचना दे दी है? आदित्य अपनी कुर्सी पर झुके और सिर हिलाया। हमने अभी तक पूरी तरह से काम करने वाली इकाई नहीं बनाई है, इसलिए हमने राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचित नहीं किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने सिर हिलाया। आप किस तरह के विमान पर शोध कर रहे हैं कि उसे इतनी ज्यादा मैनपावर की जरूरत है? क्या आप मुझे इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं? महारलिका के सैन्य विमान अन्य एशियाई देशों की तुलना में बहुत कमजोर थे। उनके ज्यादातर विमान पुराने मॉडल के थे जो रूस और अमेरिका से खरीदे गए थे, इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा इस शोध के प्रति उत्सुक थे जिसके बारे में आदित्य बात कर रहे थे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसे आमंत्रित किया। जनरल, क्या मैं आपको प्रोटोटाइप दिखा सकता हूँ? वह कई दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था। ठीक है, मुझे आपके इस विमान को देखने दो, कमांडिंग जनरल ने बड़बड़ाते हुए कहा। मेरी खुशी। आदित्य अपनी सीट से खड़े होकर मुस्कुराया। फिर वह सभी को आर्म्स कॉर्पोरेशन की एक गुप्त सुविधा में ले गया। वे कई सुरक्षा जांचों से गुजरे और इससे कमांडिंग जनरल और उनके साथ आए 3 अधिकारी आर्म्स कॉर्पोरेशन द्वारा शोध किए जा रहे विमान के बारे में और अधिक उत्सुक हो गए। आदित्य ने अंतिम दरवाजे का पासकोड डाला। जब वे अंदर गए तो सभी ने एक विस्तृत जगह देखी और बीच में एक अधूरा अटैक हेलीकॉप्टर था। वहां काम करने वाले कपड़े पहने लोग हेलीकॉप्टर के पुर्जे लगा रहे थे। हालांकि यह अभी भी अधूरा था, लेकिन कमांडिंग जनरल और तीनों अधिकारी इसे देखकर दंग रह गए। इसका डिजाइन बहुत उन्नत था और हेलीकॉप्टर से जुड़े हथियार बहुत ही डरावने लग रहे थे। जनरल, ये ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर है। इसका शरीर बना है। आदित्य ने उन्हें हेलीकॉप्टर की क्षमताओं और मारक क्षमता का संक्षिप्त विवरण दिया। क्या आपने जो कहा वह सच है? क्या आप लोगों ने वास्तव में इस हमलावर हेलीकॉप्टर का निर्माण स्वयं किया है? लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ये जानकारी सुनकर चौंक गए। आदित्य ने गर्व से सिर हिलाया। हमें इसके डिजाइन और हथियार प्रणाली को सही करने में सालों लग गए, लेकिन हम इसे डी गुज़मैन परिवार के प्रायोजन के साथ ही बनाना शुरू कर पाए। ये कहते हुए उसने अपना सिर रेक्स की ओर घुमाया। अध्याय 127 वादा। हाँ, हमने वास्तव में इस शोध के वित्तपोषण में मदद की है। मेरा डी गुज़मैन परिवार देश की सेना को सर्वश्रेष्ठ हथियारों से लैस करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता है जो पश्चिमी शक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। रेक्स एक तेज तर्रार व्यक्ति था और वह मौके पर ही कोई बहाना बनाने में सक्षम था। आदित्य ने चुपके से उसे अंगूठा दिखाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा अभी भी ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर की क्षमता से स्तब्ध थे। आपने सेना के लिए बहुत कुछ किया है मिस्टर डी गुज़मैन, उन्होंने बुदबुदाया। रेक्स को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने सीधे चेहरे से अपना आभार स्वीकार कर लिया। मिस्टर सक्सेना, ये हेलीकॉप्टर कब बनकर तैयार होगा? कमांडिंग जनरल इस विमान को अपने हाथों में लेना चाहते थे।
वह कुछ समय के लिए हथियार कंपनी का दौरा करने के अपने लक्ष्य के बारे में भी भूल गए थे। आदित्य ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए एक विचारमग्न भाव बनाया। जनरल, इस हेलीकॉप्टर में अन्य विमानों की तुलना में अधिक उन्नत प्रणाली है, इसलिए हमें इसे पूरा करने के लिए अभी भी बहुत समय चाहिए। हालांकि अगर हम इस परियोजना पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम आपको 2 महीने में एक तैयार उत्पाद दे पाएंगे। ये सुनकर कमांडिंग जनरल चुप हो गए। अंत में उन्होंने आह भरकर अपना सिर हिलाया। यह अटैक हेलीकॉप्टर सेना के लिए बहुत उपयोगी होगा, लेकिन इसे बनाने में बहुत समय लगता है। दुर्भाग्य से सेना को अभी हथियारों और उपकरणों की सख्त जरूरत है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हमारे द्वारा ऑर्डर किए गए सामान को समय पर पहुंचा पाएंगे। एनपीए फिर से मिंडानाओ क्षेत्र में परेशानी पैदा कर रहा है और हमें अपने सैनिकों को उनके खिलाफ लड़ने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस करना होगा। जनरल, ये गोपनीय सूचना है। उसके पीछे खड़ा सेना का कर्नल अचानक बोला। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने अपना हाथ उठाया और कहा, ये ठीक है, ये लोग हमारे अपने ही हैं। वे हमारे हथियारों के मुख्य उत्पादक हैं और श्री डी गुज़मैन यही सेना के सबसे बड़े प्रायोजक हैं। वैसे भी उन्हें जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा, इसलिए उन्हें पहले से बताने में कोई बुराई नहीं है। ये सुनकर कर्नल चुप हो गया। आदित्य को यह सुनकर बुरा लगा। वह वाकई जनरल की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास अपने हथियारों को प्राथमिकता देने के अपने कारण भी थे। जब वह इस बात पर परेशान हो रहा था तो अचानक उसके दिमाग में एक शानदार विचार कौंधा। हम अभी हथियार नहीं बना सकते, लेकिन मैं कुछ विदेश से मंगवा सकता हूँ। मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं जो इन मामलों को संभालने में अनुभवी है। जनरल, चूंकि यह ऐसा है, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि हम समय पर हथियार और उपकरण पहुंचा देंगे। आदित्य के शब्दों ने क्रिजिया को आश्चर्यचकित कर दिया। यह उनके अभ्यास का हिस्सा नहीं था। मिस्टर सक्सेना क्या योजना बना रहे हैं? उसने आदित्य की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा। उन्होंने ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर का उपयोग करके जनरल को रिश्वत देने की योजना बनाई। इससे उन्हें सेना और सरकार को हथियार निगम की जांच करने से रोकने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। आपको मेरा धन्यवाद, श्री सक्सेना। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने अपना हाथ बढ़ाया। आदित्य ने उसे पकड़ लिया और उससे हाथ मिलाया। वह जनरल के कठोरपन को महसूस कर सकता था। वह खुरदुरा और गर्म था। उसे अपने दिवंगत दादा की याद आ गई। समूह सेना द्वारा बनाए जाने वाले हथियारों के बारे में चर्चा करने के लिए कार्यालय वापस चला गया। उनकी चर्चा लगभग 1 घंटे के बाद समाप्त हुई। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए, जनरल। मुझे उम्मीद है कि आप ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी को फिलहाल गुप्त रख सकते हैं। मुझे डर है कि हमारे देश में विदेशी जासूस हो सकते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। जब हम पूरा उत्पाद बना लेंगे तो मैं खुद राष्ट्रपति को इसकी सूचना दूंगा। आदित्य ने गंभीरता से कहा, आप मेरा वचन मानिए, मी सक्सेना। मैं फैक्ट्री की सुरक्षा भी सुनिश्चित करूंगा ताकि आप निश्चिंत रहें। कल मैं इलाके की सुरक्षा के लिए सैनिकों की एक कंपनी भेजूंगा। आपको हथियार निगम की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने वादा किया। जल्द ही वे आदित्य के समूह को अलविदा कहकर चले गए। डिकॉय त्वाजोन ने सैनिकों को जाते हुए देखकर राहत की सांस ली। उसे डर था कि आदित्य कमांडिंग जनरल के साथ अपनी चर्चा में कोई गलती न कर दे। वे आखिरकार चले गए। आदित्य ने हंसते हुए अपना कंधा थपथपाया। अच्छा काम किया। अब जब हमने कमांडिंग जनरल से निपट लिया है तो आप मेरे हथियारों का उत्पादन फिर से शुरू कर सकते हैं। डिकॉय उसके शब्दों से स्तब्ध रह गया। मिस्टर सक्सेना, क्या आपने जनरल से वादा नहीं किया था कि हम उनका सामान समय पर पहुंचा देंगे? आदित्य ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, आराम करो, मैं उनके उपकरण संभाल लूंगा। बस अपने हथियारों का उत्पादन जारी रखो। डिकॉय उससे पूछना चाहता था कि वह इससे कैसे निपटेगा, लेकिन उसने चतुराई से अपना सिर हिला दिया। वह जानता था कि उसे अपने बॉस से ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। मी डी गुज़मैन, यहाँ व्यक्तिगत रूप से आने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति ने मेरे दबाव को कम कर दिया। आदित्य रेक्स को धन्यवाद देना नहीं भूला। ये व्यक्ति व्यस्त था, लेकिन उसने आदित्य की समस्या को हल करने में मदद करने के लिए कुछ समय निकाला। हाँ, आपने तो कमांडिंग जनरल को भी बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत की। मैं आपकी हिम्मत की तारीफ करता हूँ, मिस्टर सक्सेना। रेक्स खिलखिलाकर हंसा। आदित्य द्वारा रेक्स को विदा करने से पहले उन्होंने कुछ देर बातचीत की। उनके जाने के बाद आदित्य का समूह भी फोर्ब्स पार्क स्थित हवेली में लौट आया। मिस्टर सक्सेना, आप सेना द्वारा ऑर्डर किए गए हथियारों का मामला कैसे सुलझाएंगे? क्रिजिया पूरे समय से उत्सुक थी और अब वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। एक आदमी है जिसका नाम ब्रिजेश हांडा है। वह हथियारों का डीलर है। उसके साथ हमारा पहले भी कुछ लेन देन हो चुका है। वह हमारे देश में अवैध हथियारों की तस्करी करने में बहुत अनुभवी है।
उसे हमारी ज़रूरत की चीज़ें तस्करी करने में सक्षम होना चाहिए, आदित्य ने हंसते हुए कहा। कार चला रहे काल ने जब आदित्य को ब्रिजेश हांडा के बारे में बात करते सुना तो वह रियरव्यू मिरर से उसे घूरने से खुद को नहीं रोक पाया। बॉस, क्या हम उस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? वह बेन के बारे में जानता था क्योंकि वे लंबे समय से दोस्त थे। वह आदमी बहुत लालची था और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। हाँ, अगर मैं उस पर भरोसा करूं तो मैं मूर्ख हो जाऊंगा। हालांकि हम उसके संपर्कों का इस्तेमाल करके विदेशों में हथियार खरीद सकते हैं। आदित्य मुस्कुराया और कार की चमड़े की सीट पर झुक गया। अध्याय 128 बेन को मजबूर करना। फोर्ब्स पार्क स्थित हवेली में लौटने के बाद आदित्य ने ब्रिजेश हांडा से संपर्क किया। नमस्ते मिस्टर हिडाल्गो। मिस्टर सक्सेना, आपसे बात करने का ये सौभाग्य मुझे किस बात से मिला? मैं एक बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूं, लेकिन यह मामला काफ़ी संवेदनशील है, इसलिए हमें इस पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा करनी चाहिए। कल आपके लिए सबसे अच्छा समय कब है? तकनीक पहले से ही बहुत उन्नत थी और उसे डर था कि अन्य लोग उनकी कॉल सुन लेंगे, इसलिए आदित्य व्यक्तिगत रूप से बेन से मिलना चाहता था। ओह, सुबह 9 बजे कैसा रहेगा? इस बार हम स्टारबक्स वाल्टर मार्ट में मिलेंगे, ब्रिजेश हांडा ने जवाब दिया। यह अच्छा लगता है, कल मिलते हैं मिस्टर हिडाल्गो। आदित्य ने बेन के साथ मीटिंग तय करने के बाद कॉल काट दी। वह आदमी हमेशा हमारी मुलाकात कॉफ़ी शॉप में तय करता है, आदित्य ने खुशी से कहा। अगले दिन आदित्य काल और क्रिजिया के साथ स्टारबक्स वाल्टर मार्ट की ओर चल पड़ा। वह काल को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए साथ ले गया, जबकि क्रिजिया उसे उससे जुड़े लोगों के बारे में बताने के लिए वहां थी। वे बैठक स्थल पर तय समय से पहले पहुंच गए थे, इसलिए ब्रिजेश हांडा अभी तक वहां नहीं पहुंचे थे। जाओ, हमारे लिए कुछ कॉफ़ी ले आओ, आदित्य ने काल से कहा। हाँ बॉस, काल ने अपना सिर हिलाया और लाइन में लग गया। सुबह का समय होने के कारण वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। काल सहित सिर्फ 6 लोग ही लाइन में थे। आदित्य और क्रियाजिया ने कॉफ़ी शॉप के कोने में अपनी सीटें लीं। क्रिजिया उसकी ओर झुकी और फुसफुसा कर बोली, बॉस, ये ब्रिजेश हांडा कैसा आदमी है? आदित्य ने उसकी तरफ देखा और अनजाने में उसकी क्लीवेज देख ली। उसने तुरंत नज़रें दूसरी तरफ घुमाते हुए जवाब दिया, वह सिर्फ मुनाफाखोर व्यापारी है। तुम उसके बारे में इतनी उत्सुक क्यों हो? मैं हर चीज़ के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। मुझे अभी पता चला है कि इस तरह की नौकरी ताज होटल के जनरल मैनेजर होने से ज़्यादा मज़ेदार है। आपके पीछे पीछे घूमने से मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है जिनसे मैं आमतौर पर नहीं मिल पाता। इसके अलावा मुझे रोमांच का ऐसा एहसास होता है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। ऐसा लगता है कि मैं फिल्मों में दिखाए जाने वाले जासूसों की तरह हूँ, क्रिजिया ने हंसते हुए कहा। आदित्य ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि आप इस तरह के काम के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। अगर दूसरे लोग आपकी जगह होते तो उनकी प्रतिक्रिया अलग होती। जब वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, काल उनके लिए कॉफ़ी लेकर आया। तुम दोनों एक जोड़े की तरह लग रहे थे, उसने कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहा। आदित्य उसके शब्दों से अचंभित रह गया। तुम्हें मजाक करना आता ही है, काल। क्रिजिया बिना कुछ कहे केवल मुस्कुरा दी। जल्द ही जिस व्यक्ति का वे इंतजार कर रहे थे वह कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुआ। ब्रिजेश हांडा 2 अंगरक्षकों के साथ आया था। दुकान में घुसते ही उसने आदित्य के समूह को देखा था, इसलिए वह तेजी से उनकी ओर बढ़ा। आपको इंतजार करवाने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मिस्टर सक्सेना। ब्रिजेश हांडा ने आदित्य की ओर हल्के से सिर झुकाया। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी अभी अभी आए हैं। पहले अपनी सीट पर बैठो। आदित्य ने सामने वाली सीट की ओर इशारा किया। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, बेन ने सीट पर बैठने से पहले कहा। मुझे अभी भी बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, आदित्य ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने क्रिजिया के हाथ में पकड़े चमड़े के ब्रीफकेस से एक दस्तावेज निकाला। फिर उसने उसे टेबल पर रखा और बेन की ओर बढ़ा दिया। बेन ने उत्सुकता से कागज़ पकड़ा। जो लिखा था उसे देखकर उसकी आंखें चौंक गईं। यह, मिस्टर सक्सेना, आपको इतने सारे हथियारों की क्या ज़रूरत है? अपनी आवाज़ धीमी रखो, मूर्ख, काल ने उसे चेतावनी दी। बेन ने उसकी बातें सुनकर तुरंत चारों ओर नज़र घुमाई। सौभाग्य से सभी अपने अपने विचारों में मग्न थे, इसलिए किसी ने उसकी बातें नहीं सुनी। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये बताना चाहिए, मिस्टर हिडाल्गो। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस खरीद को संभाल सकते हैं। आदित्य उसे यह नहीं बताना चाहता था कि यह सेना के लिए था। कृपया मेरी धृष्टता को क्षमा करें, बेन ने अपने चेहरे पर पसीना पोंछते हुए कहा। जब भी वह आदित्य से मिलता, वह हमेशा उसे चौंका देता। इस खरीद का पैमाना पहले ही मेरी क्षमताओं से परे है और मैं पहले से ही कस्टम ब्यूरो में हूँ। आदित्य इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है।
उन्होंने कहा, अगर मैं इतनी बड़ी मात्रा में तस्करी का सामान देश में लेकर आऊं तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वास्तव में आपको खुद खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि आप मुझे एक रेफरल दें। बेहतर होगा कि आप हमारे साथ खरीदारी पूरी करने चलें। आदित्य ने कॉफ़ी का हल्का घूंट लेने से पहले कहा। बेन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम जानना चाहते हो कि मेरे हथियार कहाँ से आते हैं? वह आदित्य को अपने सप्लाई के बारे में नहीं बताना चाहता था। आखिरकार यह उसका व्यापार रहस्य था और आदित्य इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता था। आप मुझे गलत समझ रहे हैं मिस्टर हिडाल्गो। मुझे आपके व्यापारिक रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस उस सूची में दिए गए हथियारों को अपने हाथों में लेना चाहता हूं। आदित्य ने कॉफ़ी का कप रखते हुए कहा। बेन ने उसे जवाब देने में संकोच किया। यह मामला उसकी आय के मुख्य स्रोत से जुड़ा है और उसे यह जानकारी बताने में असहजता महसूस हुई। हालांकि वह एक व्यापारी था और जब तक भुगतान पर्याप्त हो वह कुछ भी करने को तैयार था। अगर मैं आपको ये जानकारी दे दूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? आदित्य ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मुझे ये जानकारी दोगे तो मैं तुम्हें अपने यहाँ काम करने का मौका दूंगा। ब्रिजेश हांडा केतन की बात सुनकर अचंभित रह गया। सक्सेना, हालांकि यह ऑफर बहुत लुभावना है, लेकिन मैं किसी के लिए काम करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। यह अफसोस की बात है। ईमानदारी से कहूँ तो मेरे पास आपके सप्लायर को ट्रैक करने का एक तरीका है। मैं यहाँ सिर्फ आपको अपने लिए काम करने के लिए आमंत्रित करने की उम्मीद में आया था, लेकिन चूंकि आप किसी के लिए काम नहीं करना चाहते। आदित्य ने पछतावे भरी आवाज में कहा। वह सिर्फ वैदेही से बेन के सप्लायर को ट्रैक करने के लिए कह सकता था। उसकी बातें सुनकर ब्रिजेश हांडा का चेहरा काला पड़ गया। यह एक खुली धमकी थी। आदित्य उसे चुनाव करने के लिए मजबूर कर रहा था। मेरे सप्लायर के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह आदमी वास्तव में मेरे सप्लायर को ट्रैक करना जानता है। धिक्कार है। अध्याय 129-47वां दैनिक पुरस्कार। मिस्टर सक्सेना, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ब्रिजेश हांडा ने दांत पीसते हुए कहा। आदित्य ने बेन के चेहरे पर गुस्सा देखकर आह भरी। मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता मिस्टर हिडाल्गो, लेकिन हालात ने मुझे यह विकल्प चुनने पर मजबूर कर दिया। अगर तुम मेरे साथ जुड़ोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। वास्तव में मैं तुम्हें कई लाभ दूंगा। मैं तुम्हारे व्यवसाय में भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम्हें बस मेरे लिए कुछ काम करने होंगे। ये सुनकर बेन के चेहरे पर नरमी छा गई। फिर उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। जब बात यहाँ तक आ गई है तो मेरे पास क्या विकल्प बचा है? उसने कड़वाहट से कहा। आदित्य की शक्ति उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसने एक बार आदित्य की पृष्ठभूमि की जांच करने की कोशिश की, लेकिन उसे कई चौंकाने वाली जानकारियां मिलीं। चिंता मत करो मिस्टर हिडाल्गो, आपने जो चुनाव किया है उस पर आपको पछतावा नहीं होगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बेन की ओर बढ़ाया। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा मिस्टर सक्सेना। आदित्य से हाथ मिलाते हुए बेन ने मुस्कुराहट बिखेरी। इसके साथ ही ब्रिजेश हांडा उनके गुट का सदस्य बन गया। अब जब आप हमारे अपने हैं तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका सप्लायर कौन है? आदित्य ने उसकी ओर देखते हुए पूछा। बेन अपनी कुर्सी पर झुक गया और गंभीर स्वर में बोला, लाकोसा नोस्ट्रा का डेलुका परिवार। लाकोसा नोस्ट्रा का नाम सुनकर आदित्य की भौहें तन गईं। तुम वाकई इतने बड़े सिंडिकेट से जुड़े हो? आदित्य ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। बेन ने शर्मिंदगी से अपना सिर पीछे की ओर खुजलाया। मैं उनसे संयोगवश तब मिला जब मैं पिछली बार इटली गया था। मैं किसी तरह डी लुका परिवार के वारिस से दोस्त बन गया। उसके माध्यम से मैंने आधुनिक आग्नेयास्त्र खरीदे और उन्हें हमारे देश में तस्करी करके लाया। तुम एक बहादुर आदमी हो। वैदेही के अनुसार लाकोसा नोस्ट्रा दुनिया का सबसे बड़ा आपराधिक संगठन था। आदित्य ने कभी नहीं सोचा था कि बेन का आग्नेयास्त्र आपूर्तिकर्ता वास्तव में डेलुका परिवार का वारिस था। वैसे क्या आप हमारे लिए कोई मीटिंग तय कर सकते हैं? मैं इन हथियारों की खरीद के बारे में उनसे बात करना चाहता हूं। आदित्य ने उस दस्तावेज की ओर इशारा करते हुए कहा जिसमें देश की सेना के लिए जरूरी सभी हथियार और उपकरण दर्ज थे। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपकी बातें उस तक पहुंचा दूंगा। बेन ने अपना सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। उस स्थिति में मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। कोई आपको ढूंढकर आपके बताए लाभ देगा। आदित्य अपनी सीट से उठे और बेन के कंधे पर थपथपाया। जल्द ही फिर मिलेंगे मिस्टर हिडाल्गो, उसने काल और क्रिजिया के साथ कॉफी शॉप से निकलने से पहले कहा। उनके जाने के बाद बेन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं दो विशालकाय लोगों के बीच फंस गया हूं। बॉस, वह आदमी बहुत चतुर है।
आपको उस पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, काल ने बड़बड़ाते हुए कहा। आदित्य ने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन उसके बारे में चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डेलुका परिवार के लोगों के बारे में ज़्यादा चिंतित हूँ। तुम्हें पता है कि लक्ष्मण वर्मा मंजानो अब कैसानो परिवार का हिस्सा है। इससे वे एक ही संगठन का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमें ला कोसा नोस्ट्रा की और गहराई से जांच करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि हम उनके बारे में कुछ मूल्यवान जानकारी पा सकेंगे। क्रिजिया को पहले से ही पता था कि उसके बॉस और लक्ष्मण वर्मा मंजानो दुश्मन हैं। उनसे ज़्यादा जानकारी सुनने के बाद वह उत्सुक हो गई। उसे लगा कि वह दो बड़े माफिया गिरोहों के बीच लड़ाई में शामिल हो गई है। डरावना लेकिन रोमांचक, उसने मन ही मन सोचा। काल, बेन का पारिश्रमिक पहुंचाने के लिए किसी को भेजो, आदित्य ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। हाँ बॉस, काल ने अपना सिर हिलाया। दिन बीतते गए और आदित्य को अपना 47वां दैनिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। बधाई हो, आपने X1 बॉडी एनहांसिंग सीरम का दावा किया है। ये पहले से ही तीसरा बॉडी एनहांसिंग सीरम था जिसे आदित्य ने एक सप्ताह से अधिक समय पहले ब्रिजेश हांडा से मुलाकात के बाद से दावा किया था। उसने पहला सीरम क्रिजिया को दिया। वह उसकी सहायक थी और उसे जल्द ही कई खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसे कुछ ऐसा देना जरूरी था जिससे उसकी उत्तरजीविता बढ़ सके। उसने दूसरा सीरम कुणाल को दिया, जो वैदेही, करण और काल को छोड़कर उसका सबसे मजबूत योद्धा था। वह आदमी सेना का एक पूर्व अधिकारी था और उसका शरीर इलियट भाई बहनों की तुलना में भी बेहतर था जो अमेरिकी वायुसेना का हिस्सा थे। सीरम का उपयोग करने के बाद उसकी शारीरिक क्षमताओं में काफ़ी सुधार हुआ। हालांकि कुणाल अभी भी काल से कमज़ोर था, लेकिन अंतर अब उतना बड़ा नहीं था। आदित्य ने शरीर को बढ़ाने वाले सीरम को अपने पास रखने का फैसला किया, जिसका उसने अभी दावा किया था। वह इसे अपने सैनिकों को दे सकता था, लेकिन उसे अभी भी उनकी वफादारी का परीक्षण करना था। फतेह राठी के सैनिक को इसे देने के लिए आदित्य को लगा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वे सैनिक सामान्य मनुष्यों की तुलना में काफ़ी मजबूत थे। उनके पास इतने मजबूत शरीर होने के लिए उनकी दुनिया में प्रशिक्षण के तरीके अधिक उन्नत होने चाहिए। सीरम रखने के बाद आदित्य को पता चला कि उसे ब्रिजेश हांडा का एक मैसेज मिला है। नोटिफिकेशन देखने के बाद उसने जल्दी से मैसेज खोला। एक हफ्ते से ज़्यादा समय से उसकी कोई खबर नहीं आई थी और उसे चिंता होने लगी थी। अगर वह कमांडिंग जनरल को दिया गया अपना वादा पूरा नहीं कर पाया तो आर्म्स कॉर्पोरेशन की सेना द्वारा जांच की जा सकती है। श्री सक्सेना, मेरे सप्लाई ने आपसे मिलने के लिए हामी भर दी है। वह आपसे मिलान, इटली में मिलना चाहता है। आदित्य ने तुरंत इस संदेश की पुष्टि के लिए बेन को फ़ोन किया। सुप्रभात श्री सक्सेना। सुप्रभात मिस्टर हिडाल्गो। आदित्य ने अपना उद्देश्य बताने से पहले कुछ देर तक दोनों के बीच बातचीत होती रही। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हम स्टारबक्स वाल्टर मार्ट में मिलते हैं। मैं सुबह 9:30 बजे आपसे मिलूंगा, आदित्य ने अपनी घड़ी पर समय देखते हुए कहा। ठीक है मिस्टर सक्सेना, इस बार मैं देर से नहीं आऊँगा, बेन ने मजाकिया लहजे में कहा। आदित्य ने फ़ोन काट दिया और तैयारी करने चला गया। सेना का सामान 2 महीने से भी कम समय में पहुंचाया जाना था। आदित्य इस मामले को जल्दी से निपटाना चाहता था ताकि कमांडिंग जनरल को संदेह न हो। अगर वह सामान तय समय से पहले पहुंचा देता तो शायद उसे जनरल का समर्थन भी मिल जाता। अध्याय 130 मिलान की यात्रा की तैयारी। आदित्य ब्रिजेश हांडा से अधिक जानकारी लेने के लिए स्टारबक्स वाल्टर मार्ट की ओर चल पड़े। मिस्टर सक्सेना, मैं आपके साथ मिलान आऊँगा। मैं परिचय करवा दूंगा ताकि डीलू का परिवार आपके लिए चीज़ें मुश्किल न बनाए। बेन ने बड़बड़ाया। ओह, ऐसा लगता है कि डेलू का परिवार के वारिस के साथ आपकी गहरी दोस्ती है, तभी तो आप इतने आश्वस्त हैं। आदित्य ने कॉफ़ी का एक छोटा घूंट लेने से पहले हंसते हुए कहा। ब्रिजेश हांडा शर्मिंदगी से मुस्कुराए। ये बस हो गया। बचपन में हमारे शौक एक जैसे थे और हम अब भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा है? आदित्य ने कॉफ़ी का प्याला रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। पिछले कुछ दिनों में उसने वैदेही को डेलू का परिवार और ला कोसा नोस्ट्रा की जांच करने के लिए कहा था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ला कोसा नोस्ट्रा पर 3 प्रमुख माफिया परिवार, कैसानो परिवार, डीलुका परिवार और कैस्टेलानो परिवार का नियंत्रण था। कैसानो परिवार तीनों परिवारों में सबसे मजबूत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे ला कोसा नोस्ट्रा के सबसे खतरनाक और लगभग अवैध कारोबार को संभालते थे। इस बीच डेलू का परिवार अपने संगठन के अधिकांश वैध व्यवसायों को नियंत्रित करता है। यूरोप और एशिया में उनके पास कई रियल एस्टेट संपत्तियां हैं। यूरोप के मनोरंजन उद्योग में भी उनका हाथ था। हालांकि वे हथियारों का व्यापार और वेश्यावृत्ति भी करते हैं। दूसरी ओर कैस्टेलानो परिवार अपेक्षाकृत शांत था। उन्होंने एक बार संगठन के लिए कई अवैध व्यवसायों को संभाला था, लेकिन हाल ही में उन्होंने वैध व्यवसायों को अपनाया है।
वे तीनों परिवारों में सबसे गुप्त हैं। ये तीनों परिवार ला कोसा नोस्ट्रा पर नियंत्रण रखते हैं। हालांकि उनके बीच आंतरिक रूप से कुछ मतभेद थे, लेकिन जब संगठन पर कोई गंभीर संकट आएगा तो वे एकजुट हो जाएंगे। जब आदित्य को ये सारी जानकारी मिली तो वह ब्रिजेश हांडा की किस्मत को सराहने लगा। वह लड़का ला कोसा नोस्ट्रा के एक बड़े आदमी से दोस्ती करने में कामयाब हो गया। ब्रिजेश हांडा ने आदित्य को मिलान के लिए अपनी उड़ान के कार्यक्रम के बारे में बताया। मिस्टर सक्सेना, मैं कल हमारी उड़ान से 2 घंटे पहले आकर आपको ले लूंगा। ब्रिजेश हांडा ने कहा, ठीक है, मैं कल तुमसे मिलूंगा। आदित्य अपनी सीट से उठा और बेन के कंधे पर हाथ फेरा। घर जाओ और आराम करो। हाँ मिस्टर सक्सेना, बेन ने सिर हिलाया। आदित्य ब्रिजेश हांडा से अपनी छोटी सी मुलाकात के बाद फोर्ब्स पार्क स्थित हवेली में लौट आया। हवेली में पहुंचकर उसने काल, करण और वैदेही को बुलाया। अपने अध्ययन कक्ष में आदित्य ने तीनों को कड़ी निगाहों से देखा। मुझे कल मिलान में डी लुका परिवार से मिलना है, उसने चुप्पी तोड़ी। काल ने जब ये सुना तो वह झेंप गया। बॉस, मैं वहां चला जाऊं तो कैसा रहेगा? आपको वहां व्यक्तिगत रूप से जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे पहले से ही ला कोसा नोस्ट्रा के बारे में जानकारी थी, इसलिए वह जानता था कि वे कितने खतरनाक हैं। वह आदित्य की सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। आदित्य ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे खुद ही वहां जाना है। डी लुका परिवार ने मुझे विशेष रूप से वहां आने के लिए आमंत्रित किया है। अगर मैं किसी और को भेजूंगा तो वे सोचेंगे कि हम उनका अपमान कर रहे हैं। काल ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने आपको फंसाने के लिए कैसानो परिवार के साथ मिलकर साजिश रची? आदित्य अपनी बात पर चुप हो गया। वह जानता था कि डेलुका परिवार से उनके ही इलाके में मिलना बहुत जोखिम भरा था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके पास सेना का सामान पहुंचाने के लिए सिर्फ 2 महीने से भी कम समय बचा था। वह अंतर्राष्ट्रीय आग्नेयास्त्र कंपनियों से भी अपनी खरीद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी खरीद की मात्रा इतनी बड़ी थी कि ऐसा लग रहा था कि वह 10 शहरों के खिलाफ युद्ध में उतर जाएगा। अगर वह ऐसा करता तो वह निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की जांच सूची में शामिल हो जाता। करण अचानक बोला, आपको बॉस की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उनके साथ 20 और अंगरक्षकों के साथ मिलान जाऊंगा। काल ने करण को देखा और राहत महसूस की। यह आदमी अपने बॉस के अधीन सबसे मजबूत व्यक्ति था। उसे किसी भी तरह की लड़ाई में करण को हराने का आत्मविश्वास भी नहीं था। चाहे हाथ से हाथ की लड़ाई हो या शूटिंग की लड़ाई, कौशल और अनुभव के मामले में करण उससे मीलों आगे था। तो फिर बात तय हो गई। करण मेरे साथ मिलान जाएगा। आदित्य ने ताली बजाई और फिर वैदेही की तरफ देखा। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे वहां रहने के दौरान हमसे संवाद बनाए रखो। हमें ला कोसा नोस्ट्रा की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते रहो। वैदेही ने चेहरे पर ठंडे भाव के साथ सिर हिलाया। करण, फतेह राठी ने कितने लोगों को भेजा था? आदित्य ने पूछा। 1 हफ्ते से ज्यादा पहले उसने करण को डेक्सेंडियस फुलियान से और लोगों को बुलाने के लिए भेजा था। उसने 200 सैनिक भेजे हैं। उनमें से 3 शारीरिक क्षमता और युद्ध कौशल के मामले में कुणाल के करीब हैं। मैं उन लोगों को अपने साथ मिलान ले जाऊंगा, करण ने जवाब दिया। आदित्य को सुखद आश्चर्य हुआ। उनके दस्तावेजों के बारे में क्या आप लोगों ने इसे संभाला है? उसने पूछा। उनके पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पर उनकी जांच की जाएगी। करण ने सिर हिलाया। जब वे आए तो वैदेही ने पहले ही यह मामला संभाल लिया था। अच्छा, हमारे साथ मिलान जाने के लिए हमारे 20 सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को चुनिए। आदित्य उनकी कार्यकुशलता से संतुष्ट था। हाँ बॉस। अगले दिन ब्रिजेश हांडा उन्हें लेने हवेली आए। गुड मॉर्निंग मिस्टर सक्सेना, क्या आपने कल रात अच्छी तरह आराम किया? हाँ, आदित्य ने हंसते हुए कहा। फिर उसने झिझकते हुए क्रिजिया को देखा। वह उसे अपने साथ मिलान नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि यात्रा खतरनाक होने वाली थी। हालांकि लड़की ने डेलुका परिवार के साथ उसके सौदे के लिए आधिकारिक वार्ताकार के रूप में काम करने के बहाने उनके साथ जाने पर जोर दिया। मिस्टर सक्सेना, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? क्रिजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने आह भरकर सिर हिलाया। कुछ नहीं, चलो चलें। क्रिजिया ने जब उसके चेहरे पर मुस्कान देखी तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। सच तो यह है कि मिलान जाने का फैसला लेने के लिए उसे भी बहुत हिम्मत की जरूरत थी। उसे लगा कि अगर यात्रा सफल रही तो आदित्य उस पर ज्यादा भरोसा करेगा। आदित्य की सहायक बनने के बाद उसने पाया कि आदित्य अभी भी उससे कुछ जानकारी छिपा रहा है। वह उसका पूरा भरोसा जीतना चाहती थी।